क्या आपके अंदर का यार वो हंगर था या एनर्जी थी जो आपको पुश करता रहा कि नहीं करते चलो, आगे बढ़ते चलो? तुम्हारे चारों तरफ आग लगी हुई है, हुँ। सामने एक ही रास्ता है जहाँ से तुम बाहर निकल सकते हो, नहीं तो तुम उस आग में मरोगे। तो यू हैव टू ब्रेक दैट डोर एंड गो आउट फ्रॉम दैट बिल्डिंग। मुझे अभी आपने वो बोला कि मैं वहाँ से बैग उठाया और चल दिया। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल अचानक से वो सीन याद आया जो एमएस धोनी में ट्रेन आती है और वो वहाँ से चल देता है। हाँ, इट्स काइंड ऑफ दैट। आजकल बहुत सारे लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा एआई पे डाल रहे हैं। क्या लगता है कि क्या एआई रिप्लेस कर देगा हैकर्स को? ये आप ऑब्जर्व करोगे इन अपकमिंग 2-3 इयर्स कि एआई एक्चुअली रिप्लेस कर रहा है चीज़ों को। बट हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि एआई विल रिप्लेस द होल ह्यूमन एफर्ट व्हिच वी पुट, बिकॉज़ उसके पास अपना माइंड नहीं है। क्या ऐसा पॉइंट था आपकी लाइफ में? कौन-सा ऐसा पॉइंट था, कौन-सा ऐसा माइंडसेट था जिसने कंप्लीटली चेंज कर दी लाइफ आपकी? मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का ये था। आज किसी को अगर साइबर सिक्योरिटी में अगर अपना करियर स्टार्ट करना हो, तो आप उसको कैसे बोलोगे कि कैसे स्टार्ट करें? हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एक्सप्लेन्ड और ये हमारा पहला टेक पॉडकास्ट है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस पॉडकास्ट के लिए क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ द टॉप टैलेंट फ्रॉम इंडिया, टॉप हैकर टैलेंट फ्रॉम इंडिया। मेरे दिल के बहुत करीब भी है एंड मुझे बहुत मोटिवेट भी किया है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। शून्य से शिखर की जर्नी इन्होंने अचीव करी है। बहुत सारा आपको मोटिवेशन देंगे, बहुत सारा इंस्पिरेशन देंगे। सुनना आप कि कैसे ये इन्होंने जो जर्नी है, कितने मुश्किलों से, कितने हर्डल्स से निकलने के बाद आप हैकर वन तक पहुँचते हो एंड यूएस जाते हो, वो जर्नी कैसे अचीव होती है, वो चीज़ बिल्कुल आप सुनें एंड समझें। सो हमारे गेस्ट आज के हैं मानस हर्ष शाह, जो कि खुद में ही एक काफ़ी अच्छे हैकर हैं, खुद में ही एक बहुत बड़ा नाम है। सो ओवर टू यू मानस। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग यश। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी कि मैं अपने थ्रू बता सकूँ लोगों को, एटलीस्ट जो लोग मेरे फेस से गुजर रहे हैं, जो जैसा मैं रहा हूँ एटलीस्ट इन स्टार्टिंग, एंड ऑफ कोर्स जो अभी जिस फेज़ में है जहाँ पे मैं हूँ, राइट। तो एक गाइडेंस अगर उनको मिलता है तो इट विल बी वेल एंड गुड। सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अगेन, एंड या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल शुरू से, स्टोरी से, कि शुरू में यार आप स्कूल में कैसे थे, फिर कैसे कॉलेज में गए, कैसा कॉलेज था, क्या-क्या कॉलेज में सीखने को मिला? तो शुरू से शुरू करते हैं बिल्कुल। बिल्कुल। मैं बिहार से हूँ। हुँ, हुँ। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर, जो हुँ, कि हुँ। बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब वहाँ पे बहुत बहुत सारी मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा थोड़ा पीछे काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट रहा है। हुँ, हुँ। बिहार में भी थोड़ा पीछे ही रहा हुँ, हुँ। है। तो उसकी वहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो आप पढ़ाई करते हैं या जहाँ भी कॉलेजेस वगैरह, इतने रिसोर्स नहीं है। तो आपको अगर आपके पास पैसा नहीं है, या फिर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कहीं बाहर निकल के पढ़ सकें, तो आपके पास रिसोर्स बहुत कम है कि आप +2 या फिर एटलीस्ट 10th तक भी आपको प्रॉपर मतलब वो लेवल ऑफ एजुकेशन सेम नहीं मिल पाता जब जैसे और स्टेट के बच्चों को मिलता है। तो मैं 10th तक बिहार बोर्ड से ही पढ़ा था, बीएससी भी बोलते हैं उसको। हुँ, हुँ। एंड देन 10+2 भी काइंड ऑफ स्टेट बोर्ड ही था वो, क्योंकि और इंग्लिश मीडियम वहाँ पे इतना पॉपुलर है नहीं हुँ, बिहार हुँ। में। बिहार इज़ नोन फॉर इट्स हिंदी कल्चर, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट समथिंग विच समवन विल फोर्स ऑन यू। हुँ, हुँ। सो इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इट्स गुड। इफ़ यू वांट टू लीव इट, दैट्स वेल एंड गुड एज वेल। तो हिंदी में ही मैंने पढ़ाई की 12th तक। पढ़ाई में मैं 10th तक बहुत अच्छा था। सब होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 10th तक सब तेज़ ही होते हैं, हुँ, हुँ। राइट। 12th में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैथ्स बहुत हार्ड अचानक से हो गया, हुँ, तो हुँ। इट वाज काइंड ऑफ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर मी। फिर वहाँ से यार 12th के बाद क्या है, मुझे गाइडेंस नहीं मिल रहा था। हुँ, तो हुँ। आई वाज नॉट श्योर व्हाट आई हैव टू डू, एंड देन समवन टोल्ड मी कि बीसीए इज समथिंग व्हिच यू कैन डू, बिकॉज इट्स नॉट एज एक्सपेंसिव एज बीटेक हुँ, व्हेन हुँ। वंस यू टॉक अबाउट द सेमेस्टर वाइज फीस, राइट। हुँ, हुँ। तो मैंने उसी में एडमिशन ले लिया। मुझे नहीं पता था उसमें क्या है। इवन आई डिड नॉट नो अबाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नथिंग। आई जस्ट हैड अ कंप्यूटर एंड आई जस्ट मूव्ड विद इट। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला। जैसे कोई गाइड होता है वो आपको गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप। बीसीए मैंने किसी तरह कंप्लीट किया। मतलब ऐसा कल्चर भी नहीं था वहाँ कि आप कुछ बहुत बड़ा मतलब रिनोवेट कर लोगे, या फिर यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट कॉमन। तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। तो ऐसी ही थी यार, जब स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे स्टेट्स में नहीं मिलते। इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट बिहार।
तुम झारखंड चले जाओ या फिर कोई स्मॉल स्टेट चले जाओ जहाँ पे ये कल्चर नहीं है, इफ़ यू विल कंपेयर इट विद दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर काइंड ऑफ सिटीज़, राइट? तो उसके बाद BCA ख़त्म किया मैंने जैसे तैसे। फिर मैं आगे बढ़ा, मतलब मुझे इतना स्किल सेट नहीं था मेरे पास कि मैं बहुत अच्छा कोई डेवलपर बन जाऊँ या फिर कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जिससे मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाए। तो फिर आई हैड टू वर्क इन अ कॉल सेंटर फॉर अ ईयर। मैं स्टार्टिंग में वहाँ था क्योंकि मुझे पता चला कि CEH नाम की कोई सर्टिफिकेशन होती है, और वो एक actually entry level thing. Yeah, it was there in 2017-18. The culture was like if you have CEH you can get at least an entry level job. तो अगर तुम्हें वो मिल जाती है तो it's kind of a first year for you. तो वही मैंने वो उसको करने के लिए कॉल सेंटर में जॉब किया। मैंने स्टार्ट किया था यार कुछ 9,000 रुपये से, सैलरी 9,000 रुपये थी, 9,000 भी नहीं थी, ये बैंगलोर 8 की या बात है। 7, ये बैंगलोर की बात है क्योंकि मैं जॉब के लिए पहली बार बैंगलोर गया था। तो वहाँ पे, और मैं इसलिए गया था कि मेरे सारे फ्रेंड्स का विप्रो में हो गया था, हाँ, और बिल्कुल। विप्रो में मेरा हुआ नहीं, तो मेरा दिल थोड़ा टूट सा गया था। मतलब विप्रो 2-3 बार आई, उसके बाद मैंने उसमें फिर अटेम्प्ट ही नहीं दिया कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरा तो होगा ही नहीं, पहली बार जब हुआ नहीं तो इट वाज लाइक शैटरिंग काइंड ऑफ इवेंट फॉर मी। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा पॉइंट भी करूँगा। हाँ, हाँ। मैं काफ़ी दिनों से क्या काफ़ी सालों से जानता हूँ मानस को, एंड मैंने जो जर्नी देखी है फ्रॉम विप्रो और हैकर1 की, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो मैं विप्रो का आपसे एक बार चर्चा करूँगा। मुझे याद है कि विप्रो में आई गेस इंटरव्यूज़ थे एंड आपके दोस्त के हो गए थे। हाँ, उस बारे में भी आप थोड़ा-सा बताओ कि वो क्या था, वहाँ हाँ, पे हाँ, क्या बिल्कुल। कन्वर्सेशन थी हमारी? तो विप्रो में ऐसा था कि हायरिंग प्रोसेस उनका 3 स्टेप्स हायरिंग प्रोसेस होता है। अब क्या होता है मुझे नहीं पता, बट 7 ईयर्स अगो इट वाज अ 3 स्टेप हायरिंग प्रोसेस, जहाँ पे पहला राउंड आपका कुछ HR काइंड ऑफ राउंड होता है, जो आपका बेसिक चेक करते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डिड यू स्टडी इन दिस 3 ईयर्स। उसके बाद फिर एक टेक्निकल राउंड होता है छोटा सा, विच इज़ नॉट दैट मच टेक्निकल, विच यू विल गेट इन ऑफ कैंपस इंटरव्यूज़। तो ऐसा था, मतलब ऐसा, और लास्ट राउंड वाइज सैलरी डिस्कशंस और उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो डिस्कस होता है। तो मैं जब इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मुझे कुछ, और उस टाइम, हाँ, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, उस टाइम मुझे हैकिंग का बड़ा भूत भूत चढ़ा था। तो उसके 1 आध साल पहले से मुझे ये टर्म पता चल गई थी हैकिंग, वो हम लोग बाद में बात करेंगे कैसे स्टार्ट किया ये बिल्कुल, वो। बिल्कुल। बट जब मेरा इंटरव्यू हुआ विप्रो में तो मैंने उसको पूछ लिया कि आपके यहाँ हैकिंग होती है क्या? तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगा कि हम लोग किसी और पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, ये क्यों पूछ रहा है? ऑब्वियसली मैंने उसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से पूछा था, वो तो मुझे मालूम ही था कि वो लोग उसके लिए हायर नहीं कर रहे हैं, दे वर हायरिंग समथिंग फॉर सिस्टम इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उसको पूछा, फिर पता नहीं मेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं था या फिर मेरा पहला इंटरव्यू था, दैट कुड बी अ रीज़न। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, और मेरे सारे दोस्त, मैं ये नहीं बोलूँगा वो पढ़ने में ख़राब थे, बट मुझे पता है बहुत सारे लोग जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि मैं उनसे तो बेटर था, उनका हो गया और मेरा नहीं हुआ। तो मुझे दुख इस बात का हुआ कि यार, जब उन लोगों का हो गया, मैंने सेम चीज़ पढ़ा है, फिर अब मैं यहाँ पे फिर मुझे वापस गाँव जाना पड़ेगा क्या? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, राइट? और हम घर से भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि बैठ के कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर लें। तो मुझे उस चीज़ का दुःख लग रहा था कि अब मैं यहाँ ही, मतलब पटना में कोई ऑब्वियसली नहीं रहना चाहता है, वो ऐसी जगह है नहीं कि आप लाइफ काट लोगे, राइट? तो मुझे उस चीज़ का दुःख हो रहा था। तो फिर मेरे सारे दोस्तों का कोई बैंगलोर चला गया था, कोई पुणे चला गया था, तो ये थी उसकी स्टोरी। मतलब उसके बाद तो आपको पता ही है कि मैंने कॉल किया था हाँ, आपको, एंड बिल्कुल। देन वी हैड अ डिस्कशन। या हमारे कॉल पे बात हुई उसके बाद, एंड बहुत कुछ कन्वर्सेशन हुआ कि काफ़ी दोस्तों का हो गया। ही वाज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम कि यार मेरे सारे दोस्तों का हो गया, पता नहीं मेरा कुछ होगा नहीं होगा। अब तो बहुत अलग जर्नी, अब तो आप कहाँ पे बैठे हो। सो कैसा, मतलब क्या फ़ील आया था यार उस दिन के बाद? वो क्या लगा था? कुछ झटका सा लगा या क्या? झटका लगा, और इट वाज काइंड ऑफ अ वेकअप कॉल एज वेल कि ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम अगर मैं ये सोच लेता कि यार विप्रो इज़ द लास्ट थिंग आई कैन डू, लाइक दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन डू, एंड देन वी हैव नथिंग एल्स, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। एक वो होता है ना कि आपको पता ही होगा कि कंफर्ट जोन कितना ज़्यादा डेंजरस होता है किसी बिल्कुल, भी बिल्कुल, इंसान के बिल्कुल। लिए। तो इफ़ इट वाज द सिचुएशन, लाइक इफ़ आई वुड हैव थॉट कि विप्रो नहीं हुआ यार, तो अब कुछ होगा ही नहीं, तो इट वाज एन एंड फॉर मी, राइट? तो झटका तो लगा, बट साथ में ये भी पता था कि अभी एज है मेरे पास, बहुत कुछ सीखना है इस लाइफ में। कितने साल के थे उस टाइम पे?
उस टाइम मैं 21 का था, 21 का पूरा नहीं था, 21 के बीच में समवेयर, तो ऑलमोस्ट आपके एज का ही था। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उस टाइम तो आप बहुत छोटे थे, हाँ 8th बिल्कुल। 9th में थे आप। तो वही उसके बाद यार मुझे ये लगा कि यहाँ से बाहर निकल के देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, अपना बेस्ट देते हैं। उस टाइम मुझे बिल्कुल पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि मैं कहाँ पहुँचूँगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि इवन साइबर सिक्योरिटी या एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या जॉब्स होती हैं। ये तो बाद में पता चला कि दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ। बट वहाँ तक मुझे कोई आइडिया नहीं था, बस इतना पता था यहाँ नहीं रहना है, यहाँ से बाहर निकलना है। अगर अलग कल्चर वाले लोग मिलेंगे, थोड़ा माहौल चेंज होगा, जो थोड़ी टेक्निकल बातें करते हों, राइट, तो थोड़ा शायद कुछ रास्ता खुल जाए। तो यही गोल था यार, सेटबैक तो था वो फॉर श्योर। बिल्कुल, मतलब काफ़ी झटका लगा होगा उसके बाद से। और मतलब मुझे लगता है कि उसके बाद से जो जर्नी है वो भी स्मूथ नहीं रही थी आफ्टर गोइंग टू बैंगलोर। बहुत ऐसा था कि बैंगलोर में भी बहुत सारी चीज़ें सही थी आपने। तो एक बार बैंगलोर वाली जर्नी पे भी आएँगे कि कैसा आपके जाने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे बैंगलोर में? तो उस पे एक बार आप लाइट डालें। हाँ, तो जैसे मैं वहाँ से पटना से निकला, ये 2018 सितंबर अक्टूबर की बात है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट मंथ, बट सितंबर या अक्टूबर था। तो मैंने सोचा यहाँ से चलते हैं। मैंने घर से 8,000 रुपये लिए, एंड ट्रेन की टिकट मेरी स्लीपर की थी 900 रुपये की, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं बैंगलोर ट्रेन से गया था, 50 घंटे की जर्नी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं कहाँ पहुँचूँगा। वहाँ जाके पता चला मैंने कुछ गलती कर दी है क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं गाइड करने। और जो जॉब दिलवा रहे थे उसमें मेरे को जॉब करनी नहीं थी, क्योंकि वो वैसे भी नहीं हो पाती मुझसे। अगर आप आज मुझे बोलोगे कि तुम पाइथन में बैठ के कोड करो, मेरे से नहीं हो पाएगी। जो नहीं हो पाएगी वो मैं क्यों करूँगा। तो वही हुआ, वहाँ पे कोई गाइड नहीं था। मैं रैंडम गूगल से सर्च करता था इंटरव्यू कहाँ चल रहा है, जाता था, रिजेक्ट होके आ जाता था। तो इट वाज लाइक काइंड ऑफ रिजेक्शन फेज, आई विल कम इनटू दैट। कि क्या हुआ था कि उसके बाद मुझे पता चल गया कि अभी मेरे से टेक्निकल जॉब नहीं हो पाएगी, वो फ्रेशर्स को जॉब नहीं देते हैं ऑफ कैंपस, बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या किया कि कॉल सेंटर्स में अप्लाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। मुझे इससे कोई मतलब नहीं था वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, कितना वर्कलोड रहता है। आई डोंट केयर, आई जस्ट केयर अबाउट द मनी विच आई नीड, 50,000, एंड देन आई विल डू द CEH। फिर मुझे बाद में पता चला कि उसकी फ़ीस और कम है थोड़ी, और जहाँ से मैंने किया था उसने थोड़ा ठग भी लिया था मुझे। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इट वॉज लाइक मुझे वो करना है, वहाँ से शायद कुछ और जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाऊँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया ऐसे इंटरव्यू देना, तो मैं 35 या 36 बार रिजेक्ट हुआ था कॉल सेंटर में। मैं एक बार जाता था, 2 बार 3 बार रिजेक्ट हो गया था दिन में, क्योंकि मुझे लगता था जहाँ हो जाए वहीं रह जाऊँगा। तो बहुत मुश्किल से एक जगह जॉब हुई, फिर वो 9,000 रुपये देते थे। एंड ये इसलिए हुआ कि वो हिंदी वाला था कॉल सेंटर, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं थी उस टाइम। इट वाज लाइक शैटरिंग इंग्लिश जिसको बोलते हैं ना, कि बहुत जिब्रिश काइंड ऑफ इंग्लिश होती है ना, जहाँ पे आप सोचते हो फिर कन्वर्ट करते हो फिर बोलते हो, जैसे हम लोग टिपिकल बिहार में बोलते हैं। दैट्स अ रियलिटी, राइट। बिल्कुल। मेजॉरिटी वहाँ अभी भी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलती, जो कि रियलिटी है। तो वहाँ से कॉल सेंटर में जॉब हुई, 9,000 देते थे, बट उसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी यार। वहाँ पे क्या होता था, दिन भर कॉल पे बात करते रहो, तो कान में फ़ोन लगा के। तुम फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो तो कहीं जा नहीं सकते, तुम्हें पता है कि और कहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो एक टाइम के बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। 3 महीने वहाँ पे मैंने जॉब की, फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि नहीं यार ये नहीं करना। अगर कॉल सेंटर में ही करना है, थोड़े और पैसे कमाए जाएँ, राइट, कोई 15-16 हज़ार दे दे। फिर और आगे बढ़ा। फिर एक बार क्या हुआ, मुझे इंटरव्यू देना था, मेरे पास जूता नहीं था, जो कि रियलिटी। एंड दैट्स वन थिंग विच कनेक्ट्स मी टू द स्नीकर्स। और आज भगवान की कृपा से बहुत सारे स्नीकर्स हैं और मुझे शौक है उस चीज़ का, बट मेरे पास जूता नहीं था। ये तब था जब आप इंटरव्यू देने जा रहे थे? इंटरव्यू देने जा रहा था, मैंने वो जॉब छोड़ दी थी, 8,000 9,000 वाली जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे वो नहीं करनी थी। और एक मेरे पास 10-11 हज़ार रुपये सेव थे, मुझे पता था इससे मैं 2 महीने पीजी में रह लूँगा और उस बीच में कोई जॉब खोज लूँगा इससे बढ़िया। तो क्या हुआ कि पीजी में कॉर्नर होता है, मैंने जूता देखा अपना फटा हुआ था। तो पीजी में कॉर्नर होता है जहाँ पे सारे पुराने जूते रखे जाते हैं, जो भी जितने लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं उसमें, 100-200 लोग रहते हैं, राइट। बेंगलोर पता ही है आपको। तो मेरे जूते का नंबर था 10। मैंने वहाँ सर्च किया तो मुझे सेम जूता मिला ही नहीं, 2। तो मैंने एक पैर का दूसरा जूता पहना, एक पैर का दूसरा जूता पहना। फिर मैं इंटरव्यू देने गया, और उस दिन 2 इंटरव्यू था मेरा। पहले में रिजेक्ट हो गया। फिर जब शाम हुई तो
जो स्केड्यूल्ड था मेरा इंटरव्यू, वहाँ से कॉल आया कि आप आ जाओ इंटरव्यू दे दो, एक ही राउंड है। मैंने कहा यार ये सही चांस है, इसमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और फिर कॉन्सेंट्रिक्स करके एक कंपनी है, बहुत बड़ी है, वो सपोर्ट की कंपनी है। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, लाइक इन 160 नेशंस एंड ऑल, एंड जिन्हें उस फील्ड में करियर बनाना है उनके लिए बहुत अच्छा होता है कॉन्सेंट्रिक। तो वहाँ पे हो गया मेरा जॉब, मतलब उन जूतों से ही मेरा जॉब हो गया था, काम चल गया। तो they used to give me like 15K or something, and then there was incentive added into that. ऐसी थी यार जर्नी। फिर उसके बाद वहाँ मैंने स्ट्रगल बहुत था भाई। रात में वो शिफ्ट ऐसी थी ना, 4:45 स्टार्ट होती थी, 4:45 के आसपास, 4:45 समथिंग, एंड इट यूज टू एंड ऑन 1:45। तो 9 घंटे की पूरी शिफ्ट होती है। एंड देन वहाँ पे क्या है कि बस नहीं चलती रात को बेंगलोर में 12 से 4 के बीच, तो मुझे 5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था घर अपने रात में। कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मैं कैब करूँ, उस टाइम कैब वैब का पैसा नहीं होता था, कंपनी वाले देते थे बट वो 3,000 काट लेते थे। तो मुझे लगा क्यों ही दूँ इनको, यार मैं चल के चला जाऊँ। तो इट वाज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग फेज फॉर मी दोज 9 months। कैसे है, मतलब मुझे ऐसा सुन के, जब मैं एक्चुअली जब बिजनेस, लोगों को पता नहीं होगा मैं बहुत पहले से ही कनेक्टेड हूँ, तो मैंने कॉल भी करा था जब मैं थोड़ा बिजनेस में थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था। तो उस टाइम पे आपने ये वाली स्टोरी मुझे बताई थी एंड मुझे बहुत मोटिवेशन आया था ये सुन के। तो क्या आपके अंदर का यार वो हंगर था या एनर्जी थी जो आपको पुश करता रहा कि नहीं करते चलो, आगे बढ़ते चलो? आगे देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये है जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। फॉर एग्जाम्पल यू अंडरस्टैंड दिस इन दिस वे कि तुम्हारे चारों तरफ आग लगी हुई है, सामने एक ही रास्ता है जहाँ से तुम बाहर निकल सकते हो, नहीं तो तुम उस आग में मरोगे। तो यू हैव टू ब्रेक दैट डोर एंड गो आउट फ्रॉम दैट बिल्डिंग। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है। एक और मोटिवेशन है कि तुम जब चलोगे रास्ते पे, ये किसी भी सिटी की बात है, आप अगर एक बार निकल जाओ बाहर इस रोड पे, नोएडा में ही कहीं निकल जाओ और देखो कि 99% लोग क्लब्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो इंसान को बांध के रखती हैं उसमें फंसे हुए हैं। तो यू हैव a bit of motivation that you are still far ahead than most of the people। तुम्हारी कंपटीशन 99% लोगों से नहीं है, तुम्हारी कंपटीशन उस 1% से है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। उस 1% में अगर तुम स्ट्रगल कर सकते हो उस लेवल की, तो यू विल बी ऑन टॉप फॉर श्योर। तो यही मेरा मोटिवेशन था। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी घर की। बहुत मेरे घर में और कोई ज़्यादा कमाता भी नहीं है। हाँ। पापा कभी कमाते हैं कभी नहीं कमाते। अब तो खैर बात दूसरी हो गई, बट उस टाइम बहुत स्ट्रगल था और घर से मैंने पैसा नहीं लिया कभी। तो जब मैं पटना में भी था तो बहुत दिक्कत होती थी, घर से बहुत लिमिटेड पैसे मिलते थे और हमारे पास कपड़े बहुत लिमिटेड होते थे। लाइक एक जीन्स मिल गई तो वो 1 साल 2 साल चलानी है। इट वाज लाइक दैट। इट वाज रियल। मैंने देखा है, आपने वीडियो कॉल करा है मुझे। हाँ, मैंने देखा है। वो एक ही जीन्स होती थी। वो हमारे पास इतना हमारा शौक ही नहीं था ऐसा, और कभी फील भी नहीं हुआ कि हमें ज़रूरत है। पता नहीं क्यों, क्योंकि हम कहीं जाते ही नहीं थे और क्योंकि हमें पता था अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, राइट। हम अगर मूवी देख लेते थे तो लगता था अब अरे यार 5 दिन के खाने का पैसा खत्म हो गया उस मूवी में। तो इट वाज काइंड ऑफ दैट। तो था यार ऐसा। देखो, मैं ये बस मेरी स्टोरी नहीं है। आई एम श्योर कि जितने लोग सुन रहे होंगे उनको बहुत लोगों को पता होगा कि अगर वो इस फेज से जा रहे हैं तो इट्स टफ। बट बहुत लोगों का था, मतलब बहुत लोगों का होता है। बहुत लोगों का कंसर्न था। जैसे मैं ही अपने रिलेशन में बताऊं तो बहुत सारे मैसेजेस आए कि यार, जब मैंने आपकी स्टोरी बताई कि यार कैसे क्या, तो मैंने सोचा कि पॉडकास्ट करते ही हैं इस पे और शुरू ही आपसे करते हैं, बिकॉज बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी मुझे भी लगती है। आई एम श्योर कि उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो वहाँ से आप फिर बेंगलोर से निकले, तो निकलने का कैसे निकले एंड निकलने के बाद की जर्नी जो अपग्रेड आया, हाँ, इससे मैं थोड़ा टाइम और लूँगा बताने में कि बेंगलोर से जब मैंने वो जॉब छोड़ा कॉल सेंटर वाला, वो भी एक छोटी सी स्टोरी है कि मुझे इतना अचानक से लगा अब यहाँ जॉब नहीं करनी है सेम डे, कि मेरे पास हो गया है पैसा। ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा कि 2 वीक्स बचे हुए थे CEH वाले सर्टिफिकेशन में। वो एक ट्रेनिंग थी, मुझे नहीं पता था कि वो बहुत ईजी होती है। अब ईजी लगती है, उस टाइम हार्ड लगती थी। तो वो 2 महीने की ट्रेनिंग थी और वीकेंड पे ट्रेन करते थे वो। और एक सर थे बहुत अच्छे, वो अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट में है। तो ही इज़ माई फर्स्ट टीचर इन सिक्योरिटी। तो वो ट्रेनिंग देते थे CEH की, काली लिनक्स वगैरह बताते थे। तो मैंने देखा कि यार 2 वीक्स ये बच रहे हैं, यानी कि 4 दिन, सैटरडे संडे 2 वीक्स के 4 दिन, 2 वीकेंड्स के। तो मैंने सोचा अब छोड़ देते हैं। अब
इसके बाद जैसे CEH क्लियर होगा कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया, मैंने कुछ बोला ही नहीं उस कंपनी में अभी भी, डायरेक्ट बैग लेके निकल गया। उन्होंने फ़ोन किया कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं अब नहीं आऊँगा, तो मैं अगर एक्सपीरियंस लेटर देना है दे दो, नहीं देना है इट्स वेल एंड गुड, आई डोंट नीड दैट फॉर माई फ्यूचर। तो ऐसे बोल के मैं निकल गया। और फिर यार पुणे से एक कॉल आया, वो भी एक फ्रॉडी काइंड ऑफ था, पुणे आ जाओ, पुणे में एक है अपॉर्चुनिटी, हम तुम्हें 15-16 हज़ार देंगे। 15,000 वॉज लाइक वेरी गुड फॉर मी दैट टाइम कि एटलीस्ट एंट्री तो हो रही है। हाँ हाँ। तो मैं पुणे गया, एक कोई कर्नल साहब थे, उन्होंने एक्चुअली वो साइबर सिक्योरिटी की कंपनी नहीं थी, वो साइबर क्राइम रजिस्टर करते थे और उस पर काम करते थे। इट इज़ नॉट व्हाट आई डू, वो बिल्कुल अनरिलेटेड था व्हाट आई वांटेड टू गेट इन। तो ऐसा ही था यार। फिर पुणे गया, मैंने देखा अरे यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये इन्होंने तो फ्रॉड करके बुला लिया मुझे। और वो 8-10 दिन मेरी लाइफ का सबसे हार्ड 10 दिन था। आई वुड नॉट लाइक टू एक्सप्लेन अ लॉट अबाउट इट, मे बी समटाइम्स लेटर, बट वो ऐसा था कि मुझे खाना ही नहीं वहाँ पर मिल रहा था, इतना वो एरिया वैसा है ना। आई वुड नॉट जनरलाइज इट, बट जो मैं एक्चुअली क्या था वहाँ पे, जो मैं चाहता था खाने के लिए, एक तो मेरे पास पैसा नहीं था, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे पैसे। CEH के बाद 6-7 हज़ार बचा था। मैंने अपने भैया से हार्ड डिस्क के नाम पे कि मेरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगानी है, मुझे 3,000 रुपये दीजिए, मैंने लिया था, उससे मैंने रेंट दिया था उसको। तो मुझे लगा था अब यहाँ पे होप ख़त्म हो जाएगी, मेरे अकाउंट में बच रहे थे 600 रुपये। तो फिर मुझे एक कंपनी से कॉल आया, QCIF इन्फोटेक करके, मुंबई की बहुत अच्छी कंपनी है, चाहे पैसे वो कितनी भी दे बट हायर करती है फ्रेशर्स को, एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग you will have to appreciate it if you are in this field। तो बहुत कम लोग हायर करते हैं फ्रेशर्स को, बहुत बहुत टफ होता है। तो वहाँ से कॉल आया, उस 600 रुपये से मैं बस करके गया मुंबई, और लकीली भगवान की कृपा से मेरा हो गया उसमें। और फिर वापस मेरी सैलरी 9,000 पे आ गई, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट 9,000 से किया। तो इट वॉज लाइक दैट, वंस आई वॉज देयर आई न्यू कि अब मैं यहाँ से आगे ही बढ़ना है, अब यहाँ से पीछे तो जा ही नहीं सकता हूँ, उससे नीचे तुम क्या ही गिरोगे, क्या बात है यार, मतलब दैट्स रॉक बॉटम। अभी हम बात कर रहे हैं तो इतना लगता नहीं है इन चीज़ों का, बट जैसे जैसे जब जो पर्सन उस एक्सपीरियंस से गुजर रहा है उसको पता होता है कि यार वो कैसे उस चीज़ को बाईपास कर रहा है, कैसे उन चीज़ों को फील कर रहा है। बहुत टफ रहा होगा मतलब उस टाइम पे भी इस चीज़ का। फिर उसके बाद से मुझे लगता है साइबर सिक्योरिटी की जो जर्नी आपकी काफ़ी स्टार्ट हो गई। हाँ, फिर तो यार दोस्त मिलने स्टार्ट हो गए, मैंने कॉन्फ्रेंस में जाना स्टार्ट किया। फिर कुछ बहुत अच्छे दोस्त बने जिन्होंने मुझे सिखाया एक्चुअली कि एक्चुअल हैकिंग क्या होती है। जो तुम कर रहे हो वो बस ऐसे कुछ भी नहीं है, एक्चुअल हैकिंग देखो क्या है, यहाँ से सीखना स्टार्ट करो। तो देन देयर आर रिसोर्सेज, देयर आर ब्लॉग्स एंड ऑल, वीडियोस देखी फिर मैंने। तो जैसे आप लोगों से मिलते हैं ना धीरे धीरे, मेरा कोई गाइड नहीं था कभी भी, मैं अभी भी बोलता हूँ, बट कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने एटलीस्ट मुझे रेफ़र किया कुछ चीज़ों के लिए। तो दैट्स वन थिंग विच यू विल नोटिस इन योर जर्नी, कि अगर आपको वैसे लोग मिलते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, इट्स नॉट रिलेटेड टू सिक्योरिटी एट ऑल, तो यू विल हैव सम रेफरेंस एंड देन यू विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो वैसा था वो, तो दोस्त मिले, फिर ऐसे बात होना स्टार्ट हो गया। मैंने ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर दिया और फिर बग बाउंटी स्टार्ट कर दी। तो बग बाउंटी इज समथिंग विच इज़ बून फॉर हैकर्स। मतलब अगर तुम्हें फ्रीलांस करना है, तुम्हारी सैलरी कम है, तो नाउ इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, बट 5-6 years बैक इट वॉज गुड। अगर आप अच्छे हैं तो यू विल अर्न गुड। तो फिर यार उसके बाद जब मैंने बाउंटी स्टार्ट कर दी ना, तो फिर मेरे अच्छे दिन आने स्टार्ट हो गए। 2-3 वल्नरेबिलिटी सीख ली मैंने। दैट्स दिस पॉडकास्ट इज ऑब्वियसली नॉट अ लॉट अबाउट द टेक्निकल स्टफ इंक्लूडेड इन इट, बट 2-3 चीज़ें मैंने सीखी, उस पर ही बग्स खोजने स्टार्ट किए, एंड देन आई केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। बेसिकली आपने एक सेट बना लिया कि मैं इन चीज़ों पे ही बग्स खोजूंगा। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। सो मुझे अभी आपने वो बोला कि मैं वहाँ से बैग उठाया और चल दिया, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल अचानक से वो सीन याद आया जो MS धोनी में ट्रेन आती है और वो वहाँ से चल देता है। हाँ, इट्स काइंड ऑफ दैट। फिर पुणे से आपकी जर्नी ये बग्स वाली शुरू हुई। हाँ, पुणे मुंबई। में मैं रहा नहीं, मुंबई में जब जॉब हो गई ना, पुणे से मुंबई ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 घंटे का रास्ता है। मुंबई में इंटरव्यू दिया, वापस पुणे गया। मैं वेट कर रहा था कि हो जाए तो फिर पुणे वापस नहीं आना पड़ेगा मेरे को। लकीली हो गया, क्योंकि उनको सैलरी नहीं देनी थी ज़्यादा। उसमें भी 1 month फ्री वाला वो होता है उनका इंटर्नशिप, जिसमें वो बस तुम्हें ट्रेन करते हैं कि क्लाइंट साइड इंटरव्यू कैसा होगा। एंड इट वाज गुड मैन, वो वहाँ पे हो गया। फिर मैं वापस मुंबई आ गया। जैसा मैंने बताया, पैसे ख़त्म हो गए थे। मैंने भैया से पैसे लिए थे रेंट देने के लिए। मैंने यहाँ पे रेंट दिया, और थोड़े बहुत इधर उधर से बचे हुए पैसे थे, रेंट दिया। और फिर उसके बाद कोरोना आ गया, तुम्हें पता ही है।
तो फिर कोरोना आया तो फिर मुझे घर आना पड़ा वापस, और आपको सबको पता होगा कि इट्स लाइक हाउ devastating it was, हाँ, and we बहुत all had डिफिकल्ट। to हाँ। be in our home. तो फिर उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस आगे बढ़ी, मैंने सीखना स्टार्ट किया। पुणे से निकलना बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि अगर मैं वहाँ फंस जाता इट तो वाज इट हेल। इट वाज डन फॉर मी, इट वाज हेल फॉर श्योर। उसके बाद साइनैक आपकी साइनैक की जर्नी आई। हाँ, सिनेक वाला तो यार वो तो बात की बात है। 2021 के स्टार्टिंग में उसका एक एग्ज़ाम होता है, हम्म। फिर तुम उसको पास करते हो। सिनेक, इफ समवन डजंट नो, इट्स अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डू बग बाउंटीज। इट्स डिफरेंट फ्रॉम हैकरवन एंड बगक्राउड, वेयर यू आर नॉट लिमिटेड टू द प्रोग्राम्स विच दे हैव। उनको वहाँ पे पूरा प्राइवेट प्रोग्राम्स होता है, हैकर्स थोड़े कम होते हैं, एंड हैकर्स आर डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, वन सेट ऑफ हैकर्स, and then you start doing bug bounties. So it's a bit different, but the entry is a bit hard than these platforms where you can just log in, sign up, and start doing it. बिल्कुल, मतलब हमारा तो ड्रीम था उस टाइम पे रेड टीम साइनिंग जब हम हाँ, सीखते हम थे। जब बात करते थे बिल्कुल। तो ये तो हम, करेंगे, वो हाँ करेंगे। इस बारे में भी हम आएंगे, लाइक बहुत पीछे जाके हम वो ट्विटर वाला एरा भी हम एक्सप्लोर करेंगे 2016-17 का। बट अभी के लिए वहाँ से निकलना, और बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि वहाँ से निकलना, रिमोट का आपका फिर लगना, लाइक साइनैक में आपका सारी चीज़ें बग्स वगैरह सॉल्व करना, क्या फासला था, क्या जर्नी थी वो जब आप घर पे गए एंड वहाँ से साइनैक का? हाँ, तो जब मैं घर पे गया तो उस टाइम मैं बग क्राउड पे करता था। बग क्राउड में मैं ठीक ठाक कर लेता था, बट वहाँ मुझे पता चल गया था कि इट्स वेरी क्राउडेड, एंड इफ़ यू आर नॉट ऑन टॉप ऑफ द गेम यू विल नॉट बी एज सक्सेसफुल एज यू शुड बी। तो वहाँ पे फिर मुझे लगा कुछ और तो होगा रास्ता, जहाँ से लोग पैसा कमा रहे हैं और एटलीस्ट सीख रहे हैं। उस टाइम पैसा यार बहुत सेकेंडरी चीज़ थी। हम्म। I would like to point out that once you start something, money should be a secondary stuff for some time, not always. Once you learn a bit of thing which you think would help you to earn money, because that's the outcome of your knowledge, right? तो अगर एक बार आपको पता चल जाता है कि इतनी चीज़ें आपने सीख ली, अब यहाँ से ये आपको पैसा दे सकता है, देन यू स्टार्ट गोइंग थ्रू इट, राइट? तो मैंने सोचा सिनैक करते हैं, उसमें एंट्री अगर हो गई तो एटलीस्ट आई विल नॉट वर्क ऑन प्रोग्राम्स विच आर वेरी पॉपुलेटेड विद हैकर्स, बिकॉज एवरीवन इज सबमिटिंग द सेम थिंग। तो सिनैक में हुआ, फिर कुछ दोस्तों ने भी हेल्प की यहाँ वहाँ से रिसोर्स लाने में, ये पढ़ो वो पढ़ो तो एग्ज़ाम देने में सही रहेगा। देन वहाँ से वो हो गया, फिर बग बाउंटीज स्टार्ट कर दी, और भगवान की कृपा से सिनैक से अच्छा पैसा आया। तो देन या दैट्स हाउ इट वेंट। और उस पूरे साल में 2020 में हमने बहुत चीज़ें सीखी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा एक ग्रुप था, we were 5 to 6 hackers, and we used to do a lot of things on different things. We used to start from 10 p.m. and used to go till 6 in the morning. So ऐसी थी यार वो साल बड़ा बड़ा बढ़िया था लर्निंग पर्पस से। एक चीज़ जो है मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा पॉइंट था आपकी लाइफ में, कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सा ऐसा माइंडसेट था जिसने कम्प्लीटली चेंज कर दी लाइफ आपकी? माइंडसेट देखो, सबसे पहली चीज़ तो है कि तुम अपनी फैमिली को और खुद को ऐसे सिचुएशन से निकालना चाहते हो जहाँ पे तुम रह रहे हो सिंस अ वाइल, राइट? आई हैव बीन लिविंग इन माई विलेज, मतलब अभी भी, अब तो सिचुएशन खैर बहुत अलग है, बट उस टाइम बहुत सारी लिमिटेशंस बोल सकते हो तुम उसको। तुम उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ सकते अगर तुम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करते हो। तो यू हैव टू बी इन दैट कल्चर वेयर पीपल आर नॉट दैट एडुकेटेड अबाउट अदर थिंग्स, आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, और तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा फिर ज़िंदगी पर, एंड यू डोंट वांट दैट, और you just want to normalize yourself in a society where you will just earn decent and that's it. तो मैं वो नहीं चाहता था। मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का ये था कि मैंने देखा अपने आसपास के लोगों को। जब मैंने ये बग बाउंटी और ये सिक्योरिटी वाली जर्नी स्टार्ट की, तब तक मेरा गोल पता है क्या था, कि मुझे बस एक जॉब चाहिए सिक्योरिटी में, और वही मेरा ड्रीम था। तो लोग ऐसे बोलते हैं मेरा ड्रीम ये है, मेरा ड्रीम वो है, बट ड्रीम्स चेंज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आज जो तुम्हारा ड्रीम है कल नहीं रहेगा अगर तुम वो अचीव कर लेते हो। तो यू शुड ऑलवेज सेट अ बार हायर देन योर प्रीवियस वन, दैट्स द रूल ऑफ सक्सेस। तो उसमें क्या था कि जब मेरे पास जॉब हो गई, मुझे दिखा अरे यार इसके बाद तो दुनिया बहुत बड़ी है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो फिर टर्निंग पॉइंट ये था कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है। मैंने आसपास के लोगों को देखा कि आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। वो लोग नॉलेज में बहुत ऊपर हैं, एंड आई हैव टू वर्क रियली हार्ड। तो फिर वहाँ से मैंने अपने आप पे काम करना स्टार्ट ये टर्निंग पॉइंट क्या, बेंगलोर या पुणे? बैंगलोर से निकलने के बाद। बैंगलोर में मुझे पता चलने लगा था कि लोग कैसे हैं,
ये क्या चीज़ होती है जो इनको अलग बनाती है, एंड दे आर नॉट डूइंग द सेम थिंग बिकॉज सिक्योरिटी, तुम एज अ जनरल अगर साइबर सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी और वट एवर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी लोगे तो इंडिया में बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं, बट नॉट ऑल आर ऑन अ certain period of experience or the certain level of knowledge set where you can tell okay this guy or girl is someone I need to follow, right? वैसे लोग बहुत कम हैं अभी भी। तो टर्निंग पॉइंट इज when you see people around you and then you think okay I am nothing in front of them, so that's one thing which clicked in my mind. थोड़ा सा टेक्निकल साइड लेके जाएंगे पॉडकास्ट। तो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं आपको या जिनको ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में इतना नहीं पता, थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या होता है। Offensive security is actually a term which is related to anything connected to internet where you test it for the threats which could come into it. It could be any technology, any device, or anything which is related to internet and it's connected to it, and with that obviously the bad factors of it come, and then आपको लगता है कि आपको इसको सिक्योर करना चाहिए as an organization, as a particular user. उसके लिए अगर आप अपने स्किल सेट का यूज करके उसको पहले ही टेस्ट कर लेते हो कि इफ इट्स सिक्योर और नॉट, दैट्स ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव मीन्स यू ट्राई टू ब्रेक इनटू इट एंड सी if it's actually vulnerable. Vulnerable means if it's vulnerable to a particular threat or vulnerability which could lead to a hack. तो ये एक बेसिक एग्जांपल है कि हाउ ऑफेंसिव सिक्योरिटी वर्क्स। तो आप उसको बेसिक डेफिनेशन बोल सकते हैं। आपके हैकर वन वाली जर्नी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर वो बहुत दिल के करीब है आपके, बहुत, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हम डिस्कस करें जो ऑफ कोर्स मुझे भी पूछनी है एंड बाकी लोगों को भी पूछनी है। वो ये है कि एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हैकर्स को लेकर के लोगों के मन में, ठीक है। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे होता है कि मैंने जब साइबर सिक्योरिटी शुरू करा तो यार मेरे गर्लफ्रेंड का इंस्टा हैक कर दो, मेरे बॉयफ्रेंड का इंस्टा हैक कर दो। तो ऐसे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। आपको कौन सी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिली या अभी भी मिलती हैं? आजकल तो कम हो गई हैं ये चीज़ें, क्योंकि अब लोगों में थोड़ी वो लोगों को अब पता चल रहा है कि एक्चुअली हैकिंग होती क्या है, और एटलीस्ट जिनको नहीं भी पता है उनको पता है ऐसे तो हैक नहीं हो पाएगा। तो हैकिंग इज़ नथिंग रिलेटेड टू किसी का इंस्टाग्राम फेसबुक हैक कर दो, क्योंकि वो एक दूसरी चीज़ हो गई। वो डायरेक्ट आपके सिस्टम में घुस के हैक नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि जब तक वो मैं अभी आपको समझाता हूँ वो कैसे काम करता है। तो अगर कोई ये बोलता है मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया या फेसबुक हैक हो गया या ट्विटर हैक हो गया, तो इट्स नॉट समथिंग कि किसी ने आपके अकाउंट को हैक कर लिया या ट्विटर हैक कर दिया, बिकॉज फिर तो वो बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा ट्विटर के लिए, राइट? तो इट्स काइंड ऑफ अ वल्नरेबिलिटी विच ट्विटर पेज फॉर लाइक 50K USD, 100K USD इफ इट कुड लिटरली बी हैक्ड। आपको एक मलिशियस लिंक भेजा जाता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक लिंक हो सकता है या फिर एक ऑफर कोड, कूपन कोड हो सकता है, in the form of a threat where you could just enter it and your password and username will be there on the hacker's side. तो आपको बेसिकली एक लिंक भेजा जाता है जो आप क्लिक करते हो, फिर उसमें सिमिलर रेफरेंसेस आती हैं, इट्स रिलेटेड टू योर इंस्टाग्राम और बैंक और समथिंग लाइक दैट। तो वो उसको हैकिंग नहीं बोलते, वी डोंट कॉल इट हैकिंग। हैकिंग इज वेयर यू डोंट फोर्स पीपल टू गेट हैक्ड। लोग इंडिया में या फिर और भी कंट्रीज में हैकिंग बोल देते हैं क्योंकि लोग एक्चुअली ट्राई टू गेन एक्सेस टू योर डेटा, but it's not hacking. Until you click on something, it's not possible. It's very unlikely that your account will be hacked. Very unlikely, because we have two-factor authentications, multi-factor authentications nowadays, and then encryptions, algorithms, a lot of things included. तो बहुत hard है ऐसे हैक होना। और किसी भी ऐसे लिंक पर विजिट मत कीजिए जो आपको फोर्स करता हो कि यहाँ जाके अपना अकाउंट नंबर डालो या फिर यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉग इन करो या फिर OTP डालो। वो चीज़ें फिर इट लीड्स टू अ data breach or your data loss or anything related to it. So डेटा ब्रीच को लेकर के मैं एक बार और वापस आऊँगा जब हम AI वगैरह की बात कर रहे होंगे कि बहुत सारे लोग अभी अपना डेटा AI पे थ्रो कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम एक बार बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बार चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था या सबसे चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी क्या थी कनकर करने के लिए? चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा हार्ड तब होता है जब आप जॉब में किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को फेस कर रहे हो जहाँ पर लूप होल्स बहुत कम हो। तो
सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी, अगर आप फ्रॉम टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, हम लोग उस फेज़ पे भी आएंगे। अगर आप चैलेंजिंग फेज़ की बात कर रहे हो सिक्योरिटी जर्नी में, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो जो जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लस्टर्स, क्यूबरनेटिस क्लस्टर्स विच आर रियली सिक्योर्ड। हुँ, हुँ। तो वो चीज़ें जब जब आपको पेन टेस्ट करनी होती हैं तो इट्स चैलेंजिंग दैट यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग इनटू इट। हुँ, तो हुँ। चैलेंज ये होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा मतलब इम्पोस्टर सिंड्रोम भी आ जाता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम इज रिलेटेड टू आर यू रियली कैपेबल ऑफ डूइंग इट और यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट। हुँ, हुँ, हुँ। तो आर यू रियली स्किलफुल, तो आप में डाउट आना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट्स कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो वैसी चीज़ें जब आएंगी ना आपको, जैसे क्लस्टर्स हो गए या फिर कोई ऐसा लिनक्स या विंडोज सिस्टम जो आपको पता ही नहीं है कि प्रिविलेज एस्केलेशन, अगेन इट्स थोड़ा सा हाँ, टेक्निकल थोड़ा-सा साइड टेक्निकल जा साइड। रहा है। कोई बात नहीं, टेक्निकल चैनल है तो वी कैन हाँ, गो। तो अब जैसे प्रिविलेज एस्केलेशन नहीं हो पा रहा है विंडोज़ में, इट्स रियली हार्ड फॉर अ लॉट ऑफ हैकर्स, इट्स नॉट ईजी। तो वहाँ पे पता चलता है कि आपको और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इट्स नॉट लिमिटेड टू व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ। तो वहाँ पर हम लोगों को लगता है अच्छा, दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई कुड डू और आई नीड टू लर्न अ लॉट। तो आपको फिर हेल्प लेनी पड़ती है लोगों की, आपको पूछना पड़ता है, ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते हैं और कुछ दिन और टाइम देना पड़ता है। तो कुछ टेक्नोलॉजीज जो कि रियली चैलेंजिंग होती हैं, उसमें विंडोज़ आता है जहाँ पे हम उसका पेन टेस्ट करते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी होती है, हुँ, हुँ। दैट्स ऑल्सो चैलेंजिंग फ्रॉम द टर्म्स ऑफ इफ you will ask the technology which is challenging. हुँ, हुँ। Again, challenging phase is where you start learning and you get stuck. इसके बाद आपको कुछ मिल नहीं रहा कि यहाँ से अब आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, राइट। उसके बाद आपको फिर बहुत खोद खोद के रेफरेंस और कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, इसलिए कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट किया क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन वेब हैकिंग। हुँ, हुँ। तो जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट किया और एक टाइम पे आके अब स्टक हो गए कि आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू फाइंड आउट। आई मीन आई ट्राइड एवरीथिंग एंड आई कुड नॉट लीड टू एनीथिंग। हुँ, हुँ। तो फिर उस जगह आपको ऐसे लोगों की या फिर ऐसे रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है जो आपको गाइड करें कि इसके आगे भी होता है, इसके आगे भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप सीख सकते हैं। तो फेज़ मेरे मेरे जर्नी में भी एक फ़ेज़ ऐसा था जहाँ पे मैं स्टक हो गया था फॉर अ ईयर एंड हाफ, क्योंकि मेरा ध्यान ऑब्वियसली हैकिंग से भटक गया था। मैं हुँ, बहुत हुँ। सारी ऐसी चीज़ों में आ गया, जैसे बहुत सारे शौक थे, ये खरीदो वो खरीदो। देन हैकिंग छूट गई थोड़े दिन के लिए, बस बस जॉब ही चल रही थी, तो स्नैक छूट गया था। और ये हो गया कि एक टाइम पर आप थोड़ा सा ना बर्न आउट हो जाते हो। हुँ, हुँ, आपको हुँ। लगता है कि लगातार कर रहे हैं हम, लगातार कर रहे हैं, तो देयर शुड बी अ ब्रेक। और मेरा ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया, हुँ, हुँ। तो इट वाज फॉर लाइक 6 to 8 मंथ्स। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो मैं जानता ही नहीं हूँ। हुँ, हुँ। ऐसे टूल्स बन गए हैं, ऐसे ऐसी ऑटोमेशंस आ गई हैं, like people are writing it in Go and like fabulous things. हुँ, हुँ। So I was very overwhelming. मुझे पता ही नहीं था कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है उस चीज़ में। वहाँ पे बहुत इम्पोस्टर सिंड्रोम आया होगा, हाँ, बहुत ज़्यादा। तो कैसे ओवरकम करा फिर आपने? इम्पोस्टर सिंड्रोम को ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि यू हैव टू कीप द फेथ विच यू हैव इन योरसेल्फ, टू कीप इट ऑन। तो उसमें ऐसा है कि आप कर रहे हो, आपको पता है कि ठीक है आप सबसे आगे नहीं हो, बट आपके पीछे भी बहुत लोग हैं जो अभी भी सीख रहे हैं, तो आपको भी सीखना पड़ेगा। बेसिकली एक्सेप्ट कर लर्निंग, लेना। हाँ, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने ईगो को साइड में रख के कि यू आर नॉट ऑन टॉप। इम्पोस्टर सिंड्रोम तब आता है जब आपको लगता है कि आप सब कुछ सीख चुके हैं। हुँ, हुँ। मैंने अभी तक यही ऑब्जर्व किया है। कोई ऐसी चीज़ मिली आपको जहाँ पे आप नहीं सीख पा रहे हो या फिर आपसे नहीं हो पा रहा है वो, तो यू ट्राई टू फाइंड आउट कि क्यों नहीं हो रहा है। इट शुड नॉट बी कि आप जानते हो वो और ये चीज़ गलत है, ये चीज़ जो हमें दिया गया है इसमें ही प्रॉब्लम है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। हुँ, हुँ। तो यू शुड एक्सेप्ट कि आप में कुछ फॉल्ट है, आपको सीखना पड़ेगा, एंड देन यू कैन ओवरकम द इम्पोस्टर सिंड्रोम। कमिंग टू द एआई वाला पार्ट, हाँ, आजकल बहुत सारे लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा एआई पे डाल रहे हैं। क्या लगता है कि क्या एआई रिप्लेस कर देगा हैकर्स को? और बहुत सारा डेटा जो है वो मतलब कैसे लगता है आपको एआई कैसे हेल्प करेगा, रिप्लेस करेगा हैकर्स को या क्या करेगा? आप इसको बस हैकर्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, मतलब कोई भी कोड जो कि मतलब हैकिंग कोई में भी यूज़ होती सॉफ्टवेयर है? इंजीनियर, सिक्योरिटी एनालिस्ट। ओके, तो एआई ऐसी चीज़ है जो कुछ चीज़ें तो रिप्लेस कर ही देगा। हुँ, हुँ। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा था, हुँ, तो हुँ। जो स्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है
आगे जाके अगर आप वो फ्रंट एंड में मान लो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन के लिए, राइट? तो अगर वो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है और वहाँ पे कोई मलिशियस स्क्रिप्ट डाल के आप एक्सेसेस निकाल रहे हो, तो इट्स मोस्टली पॉसिबल कि एआई उसको पहले ही पहचान लेगा कि दिस थिंग कैन बी एग्जीक्यूटेड इन अ रॉन्ग वे, तो इसको यहीं पे पैच कर दो। दैट इज़ वन थिंग। उसमें और भी चीज़ें हैं जो कुछ कुछ एआई पहले ही खोज लेगा। अब जैसे ऑटोमेशन, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, हैकर1 पे अभी एक एक्सबो लैब्स करके है, वो पूरा बॉट है, एआई से बना हुआ, वो टॉप पे चल रहा है हैकर्स लिस्ट में। ओके। उसके आगे कोई नहीं है इस साल। तो उसने इतना 1 साल में कमा लिया जितना लोग 3 साल में नहीं कमा रहे हैं। वो बॉट है लिटरली, वहाँ AI bot ह्यूमन है। एफर्ट है ही नहीं। एंड वो बग्स फाइंड कर रहा है। एक्सबो लैब्स करके, हाँ, वो क्या कर रहा है, वो बग्स फाइंड करके रिपोर्ट बना के रिपोर्ट कर दे रहा है। इवन अगर कोई ट्रियाजर गलत उसको ट्रियाज कर रहा है, मतलब गलत रिवैलिडेट कर रहा है, तो एक टिकट भी ओपन कर रहा है कि योर ट्रियाजर हैज़ डन इट इन अ रॉन्ग वे। तो अगर एआई यहाँ तक पहुँच सकता है तो कुछ चीज़ें तो सर्टेनली ख़त्म हो ही सकती हैं। दैट्स द Okay. ट्रूथ। ओके। अब जैसे आप एक बेसिक चीज़ बनाते हो ये एक तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, तो ये आप ऑब्जर्व करोगे इन अपकमिंग 2-3 ईयर्स कि एआई एक्चुअली रिप्लेस कर रहा है चीज़ों को। बट हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि एआई विल रिप्लेस द होल ह्यूमन एफर्ट विच वी पुट, बिकॉज उसके पास अपना माइंड नहीं है। we provide the input and the data, we feed the data to AI and then it starts working, it scraps the internet। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे गांव में कोई एक जगह है जो इंटरनेट पर है ही नहीं, तो एआई को हम लाख प्रॉम्प्ट देते रहेंगे, उसको कहाँ से पता चलेगा वो जगह कैसी है? बिल्कुल। So that's the limitation, and that's how AI will start replacing things, but not all the things, but certainly on a level where you don't need humans to do coding on a basic level at least, AI will do that for sure। साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी हेल्प हो रही है जैसा आपने साइबर बताया। सिक्योरिटी में बहुत हेल्प हो रही है। अब जैसे मैंने ऑटोमेशन का एग्जांपल दिया, अब फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो फॉर एग्जांपल गो और पाइथन में कोड करता है, तो मशीन लर्निंग जहाँ पहले ह्यूमन एफर्ट से हो रही थी, अब एआई विल एक्चुअली डू ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ AI and kind of robotics things, because you can actually put prompts into it। तो बस आपको एक बार कोड लिखना है और वो पूरा अपने अपने हिसाब से खुद बना लेगा और वैसा चलेगा। इट विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या करना है। इट विल डेफिनेटली। कुछ हैबिट्स बताओ, इसके बाद से हम आते हैं हैकर1 की जर्नी पे, बट कुछ उससे पहले आप हैबिट्स बताओ जो आपने प्रैक्टिस करी साइबर सिक्योरिटी में, जिसको प्रैक्टिस करने के बाद आप काफ़ी इन्हेंस हुए। प्रैक्टिस, आई मीन हमारी फील्ड में फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जब आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं। कोई मालवेयर एनालिसिस करता है, कोई कोड रिव्यू करता है, कोई डिफेंसिव साइड भी है। अब अगर किसी को ऑफेंसिव सिक्योरिटी सीखनी है तो बेसिक थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जावा स्क्रिप्ट हो गया या कोई एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, गो हो सकता है, पाइथन हो सकता है, एनीथिंग विच यू आर कंफर्टेबल इन, वो पकड़ लो। आप पहले प्रोग्रामिंग सीखो। बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो अभी जैसे हम एआई की बात कर रहे थे, थिंग्स विच कांट बी रिटन इन कोड, AI will certainly replace it। Apart from access control issues, access controls are where you put authorization and authentication into application। That is something which AI will take time to understand, because आपको पता है कि कैसे कहाँ पर क्या authenticate करवाना है, right? वो एक चीज़ है जो हमेशा रहेगी। विद द ह्यूमन एफर्ट इट्स पॉसिबल टू पुट दोज थिंग्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ पे कोड यूज़ नहीं हो रहा है, AI विल गो अहेड एंड रिप्लेस इट। तो आपको सीखना पड़ेगा कोड कि अगर आपको कुछ ब्रेक करना है तो उसको पहले बनाना सीखना पड़ेगा। दैट इज़ वन थिंग। एंड देन देर आर लैब्स विच यू नीड टू सॉल्व टू अंडरस्टैंड हाउ दोज थिंग्स एक्चुअली वर्क इन रियल लाइफ। उसमें और भी चीज़ें हैं। अब आते हैं यार आपके हैकर वाली जर्नी पे, जो भी मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, सभी को इंटरेस्टिंग है। जब आपने हैकर1 ज्वाइन किया उसके बाद लाइफ इज़ वेरी अमेजिंग, ठीक है। यू वेंट टू US एंड यू वेंट टू न्यूयॉर्क, जो सबका ड्रीम भी होता है जाना, ठीक है, फ़ोटो क्लिक कराना और न्यूयॉर्क वाली वो गाना लगाना। सो सबका ड्रीम होता है। एंड हाउ डिड यू अचीव इट? व्हाट वाज द जर्नी ऑफ हैकर1? Yeah, so I would like to mention that I got rejected twice in HackerOne already, because I had attempted 2 times in 2022 and 2023 if I'm not wrong, or 24 first half I guess, in first quarter। तो मैं पहले ही 2 बार रिजेक्ट हो चुका था। उसमें जो ट्रियाज राउंड होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। If someone from security is viewing this podcast, he will understand
they'll certainly know that triage round is basically where they actually tell you to revalidate the issues, and then based on that they will just pass you or just let you go. तो उसमें क्या होता है कि आपको 5-6 लैब्स या फिर रियल लाइफ सिनेरियोज मिलती हैं जो एक्चुअली हैकर में यूज होता है। तो उस बेसिस पे वो आपको करना होता है एक्चुअली वहाँ वो, जबकि आप जान भी नहीं रहे उनके प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली कि इनसाइड वर्क कैसा है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग देखते हैं, आपका टेक्निकल साउंड आप कितना हो वो देखते हैं। 2 बार तो मैं रिजेक्ट हो गया। तीसरी बार जब मैंने इंटरव्यू दिया तो लास्ट राउंड के पहले मुझे पूछा गया कि 2 रोल्स हैं, देयर आर 2 डिफरेंट रोल्स, विच वन यू वुड लाइक टू चूज। क्योंकि वहाँ तक मुझे अच्छे से पता चल गया था कि यहाँ पे मेरा हो रहा है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा। तो वहाँ पर मुझे 2 ऑप्शंस दिए गए बेसिकली, विच रोल यू वांट टू चूज। देन मैंने सोचा कि देखते हैं यार ये दूसरे वाले रोल को ट्राई करके। तो उसमें एक मीडिएशन स्पेशलिस्ट करके रोल होता है जहाँ पे वी यूज टू टॉक विद कस्टमर्स एंड हैकर्स ऑन कंटिन्यूअसली अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी थिंग्स एज वेल। तो वहाँ पर आपको ये भी पता चलता है बिजनेस कैसे काम कर रहा है, राइट। तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी। तो जब मैंने हैकरवन ज्वाइन किया, 1 महीने का उनका इंटरव्यू पीरियड चलता है, पूरा 1 महीना इंटरव्यू चलता है, 5-6 राउंड चलते हैं, टेक्निकल राउंड 3-4 होते हैं, देन फिर ऑब्वियसली दोज राउंड्स HR मैनेजेरियल एंड देन। तो उसमें क्या होता है 4th राउंड में मोस्टली फेल हो जाते हैं लोग। फिर हो गया यार, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ड्रीम था। 2-3 दिन मैंने सोचा कि सच में हो गया। ऑफ कोर्स, मतलब सबके लिए एक रिमोट जॉब लेना यूएस की, एंड इतनी अच्छी जॉब। अभी हम उसके बारे में बात करते हैं कि जैसे हैकरवन में क्या कल्चर है एंड क्या चीज़ें हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि मैंने जो अच्छी जॉब बोला उसका डेफिनेशन क्या है। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो वो यूएस वाली पार्ट जो कि रह गया हमारा। यूएस वाला ऐसा था कि हैकरवन एक इवेंट करवा रहा था और हमको वहाँ जाना था। फिर वहाँ पर वो ये भी ऑप्शन देता है, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यू कैन स्टे देयर एंड लिव देयर, दे विल जस्ट रीइंबर्स यू फॉर एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू परचेज फ्रॉम आउटसाइड मार्केट, ऑफ कोर्स। तो वो चीज़ें थी। और यार मेरे लिए तो ऑफ कोर्स ड्रीम था, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ आपको पता ही है कितना छोटा गाँव है। तो इट वॉज ऑलवेज द ड्रीम कि मैं इंडिया से बाहर जाऊँ। तो मैं पहली बार यूएस चला गया, मतलब मैं उसके अलावा कहीं इधर उधर नहीं गया हूँ, ये थाईलैंड, वियतनाम। तो वो एक अच्छी चीज़ थी। बट अभी भी बड़ा अच्छा लगता है कि 10 साल का वीज़ा मिला है, एटलीस्ट अगेन जा सकते हैं। अब वो प्रोसेस वापस से सर्कल में नहीं चलेगा, इट्स अप टू अस कि हम कैसे जाना चाहते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। इट वाज सर्टेनली अ ड्रीम व्हिच आई अचीव्ड एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। हाउ डिड यू फील जब NYC में फ़ोटो क्लिक कराई थी? It was great. Actually, we all should once go just to check how the lifestyle is there. I mean, लोग बोलते हैं कि बहुत सिंपल रहना चाहिए, वो आई एग्री, बट आपको एक पैरेलल यूनिवर्स में ये भी सोचना पड़ेगा कि देयर इज़ अनदर वर्ल्ड विच यू नीड टू एक्सप्लोर। तब आपको पता चलता है कि आपको पहुंचना कहाँ है। सो ये जर्नी मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि जहाँ 15,000 की विप्रो की जॉब छूटी एंड घर में आई थिंक यही रिस्पॉन्सिबल थे कमाने के लिए, देने के लिए, सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ से और फिर बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने के बाद बेंगलोर में अगर ये इंसान कर सकता है तो आई गेस बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लाइक 99.99% लोग कर सकते हैं। ठीक है, बस है कि ड्रीम देखना छोड़ना नहीं होता है। ऑफ कोर्स, जो कि आपने मुझे भी ये सलाह दी थी, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प करा। अच्छा ठीक है, वापस हम टेक पे आते हैं एंड बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी साइबर सिक्योरिटी की पूरी टीम अगर अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्या बेसिक प्रैक्टिसेस हो जो उन्हें फॉलो करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो है उनको अपनी डेटा सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। इफ़ यू कांट अफोर्ड अ होल टीम, एटलीस्ट बिल्ड अ कपल ऑफ पीपल इनटू दिस के जो आपके डेटाबेस को सिक्योर रखें, जहाँ पे आपका यूज़र डेटा स्टोर होता है, जहाँ पे आपका क्रिटिकल डेटा स्टोर होता है। आपको एक सिक्योरिटी गाइडलाइन आती है पूरी, वो फॉलो करना पड़ता है। जो एक संस्था जिसको बोलते हैं OWASP करके है, वो एक पूरी गाइडलाइन बनाता है कि आप ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल व्हाट थिंग्स यू कैन फॉलो टू स्टे सिक्योर एटलीस्ट। उसके बाद की चीज़ है SDLC, सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनका अपना प्रोडक्ट होता है। वो एक अलग चीज़ है। बट एटलीस्ट अगर सबसे पहली प्रायोरिटी तो डेटा ही होती है। डेटा फॉर एग्जांपल योर्स और अ पर्टिकुलर यूज़र और यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो सिक्योर रखने के लिए आपको बहुत सारे गाइडलाइंस एंड देन इंक्रिप्शंस वगैरह को फॉलो करना पड़ेगा, सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स, देन इनसाइडर थ्रेट्स। मान लो कि मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ, कल को मैं बाहर गया, मैं कुछ लीक ना कर दूँ, राइट। ये चीज़ें
तो वो ऑब्वियसली बॉन्ड वगैरह में रहते हैं, फिर Agreements. लीगल इसमें इन्वॉल्व होता है, तो दोज थिंग्स आर ऑलवेज देयर. तो इफ यू जस्ट वांट टू बी सिक्योर एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट फॉलो दोज गाइडलाइंस एंड यू विल बी गुड. एंड देन अगेन ऑब्वियसली देयर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन मूव स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम. तो फिर हम्म. आज किसी को अगर साइबर सिक्योरिटी में अगर अपना कैरियर स्टार्ट करना हो तो आप उसको कैसे बोलोगे कि कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले तो क्लियर होना पड़ेगा गोल की तरफ कि साइबर सिक्योरिटी, जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो मान लो कि अगर वो साइबर सिक्योरिटी में बस एंटर करना चाहता है, तो वो करना क्या चाहता है. फॉर एग्जांपल, अगर उसको बस मालवेयर रिसर्च करना है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा कि मालवेयर बनता कैसे है. क्योंकि आप एक अलग टेक्नोलॉजी पढ़ के दूसरी चीज़ पे काम नहीं कर सकते. मान लो आपने 4 साल जावा पे कोडिंग कर ली फॉर एग्जाम्पल, अब आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट मालवेयर रिसर्च स्टार्ट कर दूंगा. मैं जो बड़ी बड़ी मालवेयर्स बनती हैं फॉर कंप्यूटर्स, उनको मैं उस पर रिसर्च करके उसको मतलब साइड करके दूसरा कुछ लिखना स्टार्ट कर दूंगा, मैं एक्सप्लॉइट बनाना स्टार्ट कर दूंगा. वैसे वो काम नहीं करता. आपको बेसिक्स सीखनी पड़ेंगी. हर एक फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी में हर एक जो टर्म होता है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन सिक्योरिटी बोलते हैं, फिर डिफेंसिव साइड जिसको ब्लू टीमिंग बोलते हैं, जिसमें सॉक एनालिस्ट होते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स, जो कि अलर्ट जनरेट होता है तो वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है. वो फील्ड अगर आपको चाहिए तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, टूल्स सीखनी पड़ेगी, जो कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड टूल्स हैं जो पूरी सिक्योरिटी इंडस्ट्री यूज़ करती है बेसिकली. तो वो टूल्स से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा. ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, नेटवर्किंग, कोडिंग एंड देन ऑब्वियसली सिक्योरिटी, हैकिंग. तो आपको वो सारी चीज़ें सीख के एक मिक्सअप बनाना पड़ेगा. एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड इन एनी ऑफ दीज थिंग्स, जहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट करना है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी करनी है, ऑफेंसिव डिफेंसिव सिक्योरिटी, देन रिसर्च. तो ये सारी चीज़ें वो वैसे ही चलती हैं. आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा. दूसरा इसमें ही पॉइंट निकल के आता है कि बहुत सारे लोग रिमोट जॉब लेना चाहते हैं, तो आपका उनको क्या सजेशन होगा? कनेक्शंस बनाइए. सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको रिमोट जॉब में हेल्प नहीं करेगा. कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आपको कनेक्शंस होने चाहिए. आपके कनेक्शंस में इतने लोग कि जो आपको गाइड कर सकें कि यहाँ पे रिमोट अपॉर्चुनिटी है. इफ़ आई हैव अ रिमोट अपॉर्चुनिटी टुमारो, आई कैन जस्ट गो ahead and refer you that you can go ahead and start doing interviews. So ऐसे काम करती है ये रिमोट जॉब्स. ओके. सो बहुत मुझे ऐसा सुनने को मिलता है जो बहुत है कि यार मुझे रिमोट जॉब चाहिए, मैं तो ऑन साइट कर ही नहीं सकता, या बहुत ऐसे ऑन साइट को बहुत ही बेकार तरीके से लोग देख रहे हैं. क्या उनको आप बोलना चाहोगे? ये पर्सनल प्रेफरेंस है. अगर आप, ऐसा नहीं है कि सारी ऑन साइट जॉब्स ख़राब ही होती हैं. मुझे लगता है जॉब्स तो ऑन साइट ही बनाई गई थी पहले. ये तो रिमोट टर्म बाद में स्टार्ट हुआ, बाद में start. जब ये नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो गया कोविड के बाद. उसके पहले भी रिमोट जॉब्स थी फॉर श्योर, बट वो इतनी पॉपुलर नहीं थी कि हर कोई रिमोट ही करना चाहता है. अब बहुत लोगों के लिए ऑफिस जाना वो होता है कि उनको ऑफिस में बहुत मज़ा आता है. मैंने देखा है अपने पूरी जर्नी में, बहुत लोग होते हैं उनको बैठना है रोज़ 8-9 घंटे, वहाँ पे लोग मिलते हैं अपने टाइप के. तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट बैड. It's just के if someone just wants to live with the family or on a certain place for whole life, then remote job is good, or for the flexibility as well. बिल्कुल. तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है. बहुत हार्ड है कहना कि कौन सी जॉब अच्छी है. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रिमोट जॉब काफ़ी फेमस हुए कोरोना के बाद, बट मुझे ऐसा लगता है ऑन साइट में जो इंटर्न्स की, एक्चुअली अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो एंड तब रिमोट कर रहे हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए बहुत ज़्यादा. मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस लोग रिमोट करते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट कहीं ना कहीं इंटर्न्स एंड जो लेस एक्सपीरियंस लोग हैं, दे विल डू बहुत सारे चीज़ें एक साथ इन रिमोट. ठीक है, तो मुझे उस चीज़ से थोड़ा सा हिंड्रेंस होता है कि ऑन साइट ज़्यादा बेटर लगता है इंस्टेड ऑफ के रिमोट. ऑफ कोर्स. अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, आप उसका आंसर दे देंगे अपने क्वेश्चन का. अभी आपकी भी एक अपनी कंपनी है, बिल्कुल. आपको ऑप्शन दिया जाए कि अभी आपको रिमोट करना है या फिर इन पर्सन आप अपने एम्प्लॉयज़ को बुला के जॉब करना चाहते हैं आप साथ में बैठ के, तो आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर ऑन करेंगे? साइट ही प्रेफर होगा. ऑफ कोर्स, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है समझने में लोगों की थिंकिंग को, आगे कैसे बढ़ना है. क्योंकि रिमोट जॉब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट माइट बी हेल्पफुल. आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और आप समझना चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग क्या है, कौन और ज़्यादा लर्निंग कर सकता है, कहाँ से हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, तो इन पर्सन इज़ द बेस्ट थिंग.
तो वो बिल्कुल, वैसे मैंने भी रिमोट टीम रखी थी एंड जो रिमोट टीम में अनएक्सपीरियंस लोग थे या कम एक्सपीरियंस लोग थे, मैं ऐसा कहूँ, उन्होंने काफ़ी मून लाइटिंग करना या फिर कम काम करना, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया। जो एक्सपीरियंस लोग थे उनको पता था कि यार मुझे मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जब तक आपके अंदर चीज़ें आ ना जाएँ या वो एक्सपीरियंस आ ना जाए, तब तक आप, मुझे लगता है कि ऑन साइट ही करें, फिर आप रिमोट पे मुझे ये लगता है। एग्री। तो यार मैं इस पॉडकास्ट को एक क्वेश्चन के साथ एंड करूँगा, मतलब बहुत ही स्वीट सा क्वेश्चन है, मेरे लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। अगर आप वापस देखो अपने यंगर सेल्फ को, ठीक है, जो भी सब चीज़ें अचीव करना चाहता था, जो जाना चाहता था यूएस, एनवाईसी जाना चाहता था, ये सब चीज़ें करना चाहता था, देखो आप उसको एंड क्या सजेशन आप उसको दोगे अपने यंगर सेल्फ को? मैं अपने यंगर सेल्फ को ये बोलूँगा कि सबसे पहली बात तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना सीखो। ओके। क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मुझे डर लगता था कि मैं एक अलग कल्चर के लोगों से बात करूँगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मुझे सीरियसली लेंगे भी या नहीं। तो पूछना लोगों से बहुत ज़रूरी है। सीखने का सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है, द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज़ यू कनेक्ट विद द पीपल एंड ट्राई टू आस्क लाइक व्हाट्स रॉन्ग इन योरसेल्फ और हाउ यू कैन इम्प्रूव एट लीस्ट। तो वो तो मैं ज़रूर बताऊँगा अपने यंगर सेल्फ को। और एंड अगेन ट्राई टू एक्सप्लोर एज़ मेनी थिंग्स एज़ यू कैन इन योर फर्स्ट 5 ईयर्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So, ladies and gentlemen, this was Manas Harsh Jha, one of the very great hacker from India. काफ़ी लोग जानते भी हैं एंड मुझे बहुत भरोसा है कि काफ़ी लोगों को इस पॉडकास्ट से एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। जैसा भी हो, जैसी भी जर्नी हो, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी थी एंड बहुत अच्छा अचीव करा लाइफ में। सो मेरे लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग था एंड आप भी कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो रिमोट के लिए देख रहे हैं, जॉब देख रहे हैं या कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हैं अभी, उनको ज़रूर शेयर करें। बताएं कि कैसे एक नॉर्मल से लड़के ने हैकर वन तक की जर्नी अचीव करी थी। सो आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।